सॉल्यूट का, आपको पता है मूवमेंट सॉल्यूट का भी होता है और हमारा सॉल्वेंट का भी होता है। अच्छा, आप लोगों ने क्या बोलते हैं ऑस्मोसिस और ये वाला जो पार्ट है, शायद हम लोगों ने ही आपको पढ़ाया है, कौन सा मिनरल या ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स वाले चैप्टर में। ये दोनों चीजें तो क्लियर है ना, ऑस्मोटिक प्रेशर और ये हमारा है क्या, सॉल्यूट सॉल्वेंट, ये सब पता है ना आपको? यस मैम। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा यही चीज होगा कि एक टाइम पे हमारा कभी सॉल्यूट मूव कर रहा है और दूसरे टाइम पे हमारा क्या, सॉल्वेंट मूव कर रहा है। बट मूवमेंट कैसा होगा, हर बार हमारा मूवमेंट होगा हाई से लो की तरफ। ठीक है, और एक चीज और क्या साथ में ऐड हो जाती है इसमें, थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। देखो जी, ये तो आपके हो गए इंपॉर्टेंट वाले कुछ पॉइंट्स। उसके अलावा क्या है यहाँ पे, अब देखो जी इसके अलावा यहाँ पे चल क्या रहा है। उसके अलावा जो यहाँ पे चल रहा है ना, कि आप यहाँ पे देखोगे, देखो पहली बात तो ये मैम कि आप पहले हमें यही बता दो कि इसको काउंटर करंट मैकेनिज्म क्यों कहा जाता है। काउंटर करंट मैकेनिज्म कहने का मतलब ये है कि बच्चे देखो, अगर आप यहाँ पे देखोगे कि अगर मैं इसको मिटाऊंगी तो फिर तुम लोग के लिए गड़बड़ हो जाएगा, यहाँ पे समझ लो अभी के लिए, बाकी मैं दूसरा भी आपको समझा दूंगी। यहाँ पे ये हमारी कौन सा है, आप जानते हो ना इसे क्या है, ये कौन कौन क्या यस क्या है ये मनीषा, ये मैम लूप ऑफ हेनले है। कौन सा? असेंडिंग। अच्छा बिल्कुल सही, असेंडिंग, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले है ये हमारा मैम। ठीक है, और ये क्या है हमारा, डिसेंडिंग लूप। डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है। आप यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे जो मूवमेंट है दोनों में कैसा चल रहा है, एक में नीचे आ रहा है राइट, और दूसरे में कहा जा रहा है, ऊपर जा रहा है। तो ये एक फिर से कॉन्सेप्ट है, बट हाँ यही इसका रीजन है कि इसका नाम काउंटर करंट मैकेनिज्म की ओर है। ठीक है, और वही चीज आप सेम यहाँ पे देखोगे ना, जैसे ये तो हमारा क्या है अंदर वाला, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले एंड डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। ठीक है, मतलब मैंने उल्टा बोल दिया शायद, ये डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले एंड ये हमारा असेंडिंग लूप ऑफ हेनले है। ठीक है, यहाँ पे भी आप देख रहे हो कि एक साइड में क्या हो रहा है, फ्लूइड हमारा पहले नीचे आ रहा है और दूसरे साइड में क्या हो रहा है, असेंडिंग वाले में वो ऊपर जा रहा है। इसी वजह से इसका नाम है काउंटर करंट मैकेनिज्म, कि लूप एक ही लिम्ब में दो अलग अलग डायरेक्शंस में जा रहा है। ठीक है, वही कहानी हमारे वासा रेक्टा के साथ भी हो रही है। ठीक है, यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो वासा रेक्टा में भी क्या हो रहा है कि एक साइड से, एक लिम्ब से ये नीचे आ रहा है और उसी लिम्ब से वो एक पॉइंट पे आके ऊपर जा रहा है। इसी वजह से इसको हम क्या कहते हैं, काउंटर करंट मैकेनिज्म कहते हैं, कि एक सिंगल लिम्ब में क्या हो रहा है, दो अलग अलग डायरेक्शंस में मूवमेंट हो रहा है। लिख लोगे इतना पॉइंट? यस मैम। अगर आपसे कोई रीजन पूछेगा कि काउंटर करंट मैकेनिज्म क्यों कहते हैं, तो मैम काउंटर करंट मैकेनिज्म इसलिए कहते हैं क्योंकि एक सिंगल लिम्ब में, चाहे वासा रेक्टा चाहे लूप ऑफ हेनले, मूवमेंट जो हमारे सॉल्यूट का या सॉल्वेंट का हो रहा है वो कैसा होता है, एक साइड, एक पार्ट में वो क्या है, हाई मतलब ऊपर से नीचे जा रहा है और दूसरे में नीचे से ऊपर आ रहा है। ठीक है, यही रीजन है कि इसका नाम क्या है, हमारा काउंटर करंट मैकेनिज्म है। ऑपोजिट काउंटर करंट को हम क्या, जैसे ये आपने वर्ड सुना होगा ना, ये क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज एंटी। एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, यस मैम। जैसे आप साइंस में वर्ड यूज करते हो ना बायोलॉजी में, तो बायोलॉजी में हम एंटी क्लॉकवाइज वर्ड नहीं यूज करेंगे, बहुत रेयर होगा कि जब आप उसको यूज करोगे, यूजुअली समझाने के लिए यूज करने के लिए होता है। तो ये कैसा मूव कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज वाला है, इसीलिए इसका नाम है काउंटर करंट मैकेनिज्म। बिल्कुल क्लियर हो गया ये वाला पार्ट आपको? यस मैम। देख लो कि ये मूव कैसे करेगा। तुम लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है क्या? मैम ले लो, क्योंकि ना मुझे इसको इरेज करना पड़ेगा, बिकॉज इसके अलावा कहीं और तो समझ में आएगा नहीं। या तो यहाँ पे समझा दें, चलो इसी को एक बार यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लो, बिकॉज फिर मैं इसी को इरेज कर दूंगी। अच्छा, और दूसरा जो आप चीज लोगे, लिखोगे ना यहाँ पे, या फिर मैं दोबारा से लिख दूंगी बाद में, और क्या दूसरी चीज आप लिखोगे कि यहाँ पे जो आपका ये एक्सचेंज हो रहा है ना, मूवमेंट हो रहा है, वो किन दो चीजों का हो रहा है, एक तो वाटर एंड दूसरा सॉल्यूट्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉल्यूट जो है वो है। यस मैम। चलो जी, अब मैं इसको कर रही हूँ बच्चा जी इरेज। ठीक है, आई एम सो सॉरी कि मैंने लिखा इतनी मेहनत से और तुम लोग को ये जाएगा नहीं नोट्स में, बट आप लोगों ने लिख लिया, दैट इज ओके। चलो, क्योंकि ये सबसे बेस्ट डायग्राम मुझे लगा समझाने के लिए, दैट्स व्हाई, बाकी में समझ में नहीं आएगा। चलो जी, अब बाकी यहाँ पे कहानी क्या चल रही है, अब देखो कहानी यहाँ पे क्या चलेगी। आपको ये समझ में आ गया रीजन क्या है, किस किस के बीच में हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये मोस्टली आधी से ज्यादा चीजें हो गई। अब हमने अभी जस्ट एक वर्ड पढ़ा क्या, ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है,
ऑस्मोटिक प्रेशर या ऑस्मोटिक पोटेंशियल, जो भी आपको वर्ड्स अच्छा लगे वो ले लो, कि इसके बेसिस पे हो रहा है। कैसे हो रहा है इसके बेसिस पे मैम? इसके बेसिस पे बच्चा जी ऐसे हो रहा है कि यहाँ पे आप देखोगे, ये रहा हमारा, सॉरी ये वासा रेक्टा नहीं है, ये रहा हमारा लूप ऑफ हेनले, ठीक है, लूप ऑफ हेनले है ये हमारा। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इस पर्टिकुलर पॉइंट में क्या हो रहा है कि यहाँ पे NaCl का, ठीक है, सो पोटेशियम भी है बट हम क्या NaCl को लेके समझ रहे हैं अभी के लिए, कि यहाँ पे मैम NaCl क्या हो रहा है, हमारी लूप ऑफ हेनले से, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले से कंटिन्यूअसली निकल रहा है। असेंडिंग लूप ऑफ हेनले से क्या हो रहा है, NaCl हमारा कंटिन्यूअसली रिमूव हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे, अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा डायग्राम को देखोगे ध्यान से, तो आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या हो रहा है, NaCl कंटिन्यूअसली जो है वो निकले जा रहा है, ठीक है। और इसी यहाँ पे निकल कैसे रहा है, मूवमेंट कैसा हो रहा है कि यहाँ पे उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या है, हाई है। अब ये आप लोग के लिए पहले से, मतलब इसलिए पहले ही लिखा हुआ है, बट यहाँ पे क्या है, सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन हाई है, ठीक है। सो NaCl पूरा ही ले लो, ठीक है। NaCl का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, यहाँ पे हाई है इस वाले लूप ऑफ हेनले में, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में, और वासा रेक्टा में क्या है, इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो लो है। तो इसीलिए मूवमेंट क्या हो रहा है, यहां से यहाँ पे हो गया, ठीक है। और ये दो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स भी आ गई हमारे पास, ठीक है। और फिर ये यहाँ पे क्या हुआ, देखो स्टार्ट एक्चुअली कहां से, यहाँ से रहा है। स्टार्टिंग में यहाँ देखोगे कि यहाँ पे पहले 300 है, ठीक है, ये पहले से है। और इससे पहले इसका मतलब क्या होगा, जो यहाँ पे ये वासा रेक्टा गया होगा, इसका मतलब है ये देखो यहाँ पे आपको 300 दिख रहा है, इसके जस्ट सामने क्या है 400। तो मूवमेंट कहाँ से कहाँ होगा, यहाँ से यहाँ, राइट, 400 to 300 होगा। तो इसका मतलब है यहाँ पे लगभग लगभग क्या 200 के लगभग हो रहा होगा पहले स्टार्टिंग में, जब ये दोनों आपस में साथ में रही होंगी। तो यहाँ पे मूवमेंट किसका हो रहा है, बट यहाँ मूवमेंट हो रहा है बच्चा जी हमारे वाटर का, ठीक है। वही रीजन सेम कि ये हम लोग क्यों कर रहे हैं, टू मिनिमाइज द लॉस ऑफ वाटर। स्टार्टिंग में क्या हुआ कि हमारा ये जो हो रहा है, मिनिमाइज लॉस ऑफ वाटर, ठीक है। यहाँ पे स्टार्टिंग में हमारा मूवमेंट किसका हुआ, मतलब सॉरी मूवमेंट, हाँ मूवमेंट किसका हुआ, हमारे सॉल्वेंट का, ठीक है। हमारा जो सॉल्वेंट, देखो खुद से सोचो ना कि हम लोग को कहाँ क्या है, ये दो चीजें हैं आपकी, ठीक है, दोनों में सपोज कर लो इक्वल अमाउंट ऑफ फ्लूइड भरा हुआ है, ठीक है। बट एक में क्या है हमारा, एक में देखो, अब यहाँ पे सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन कितना है दोनों में, सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन मैम दोनों में सेम है, दोनों में सेम है। बट अगर आप कोई सॉल्यूट पूछेगा तो यहाँ पे लो है और यहाँ पे सॉल्यूट हाई है। तो दोनों में से ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड कौन सा हुआ, जिसमें हाई सोल्यूट होगा, ये सॉल्यूट हाई है, तो कॉन्सेंट्रेटेड हमारा है ये, ठीक है। और हमको करना क्या है, हमको मैम करना भी यही है कि हमें यूरिन को कॉन्सेंट्रेटेड बनाना है। तो यूरिन को कॉन्सेंट्रेट बनाने के लिए क्या करना होगा, वाटर का पहले लॉस करना है, ठीक है। पहले हमने किसको रिमूव किया, वाटर को, किसमें, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में, ठीक है। तो जैसे जैसे पानी उसमें कम होता गया, वैसे वैसे ये क्या होता गया, कॉन्सेंट्रेट होता गया, ठीक है। और फिर हमने क्या करना है, क्योंकि हमें क्या वाटर के साथ साथ जितने और भी सॉल्वेंट्स वगैरह हैं हम जिनको बचा सकते हैं, हम उसको भी बचाएंगे, ठीक है। क्योंकि आपको पता है ना NaCl का और इन सब का क्या एक अलग इंपॉर्टेंस है हमारे पूरे पूरे बॉडी मैकेनिज्म में। तो दूसरा हमने क्या किया है, यहाँ पे पहले तो वाटर को बचा लिया, उसके बाद हमने किसको बचाया है, अपने सॉल्वेंट, सॉरी सॉल्यूट्स को भी, ठीक है। ये रहा सॉल्यूट का और ये रहा सॉल्वेंट का। अब बताइए जी, किसी को भी जरा सी भी दिक्कत इस वाले नो मैम, करंट मैकेनिज्म में, कोई भी बच्चा जो चाहता हो कि एक बार दोबारा से मैं लिख जो दूंगी ना, इसको आपको दोबारा से लिख दूंगी सर, ठीक है। बट अभी के लिए आपको क्या है, पूरा का पूरा ये चीजें क्लियर हो गई है ना। यस मैम। बस मेरा जो कोशिश ये है वो ये है कि आपको उसका कॉन्सेप्ट दिमाग में जाए कि हमें क्या करना है और कैसे चीजें हो रही हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे भी खुद से समझ लो कि जैसे जैसे हमारे पास यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे खुद से आप देखो क्या हुआ कि यहाँ पे एक पॉइंट पे आके क्या हो गया, 1200 तक पे अगर आप देखोगे कि चीजों का क्या हो रहा है, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जा रहा है। क्यों, क्योंकि पानी लगातार निकलता जा रहा है, राइट। यहाँ से हमारा पानी निकलना ही स्टार्ट हुआ है पहले, क्योंकि हमको क्या करना है, यूरिन को कॉन्सेंट्रेट बनाना है। तो हमारा ये वाटर लॉस होता गया। अब 700 के बाद से आप देख रहे हो कि यहाँ पे किसका लॉस होता रहा, सोल्यूट का लॉस स्टार्ट हो गया। तो जब सोल्यूट का लॉस स्टार्ट होगा तो क्या हो जाएगा हमारा, ये चीजें और ज्यादा कॉन्सेंट्रेट होती जाएंगी, ठीक है जी। यस मैम। चलो जी, अब हम लोग क्या कर लें, थोड़ा सा
एक ये वाला कॉन्सेप्ट पहले क्लियर कर दिया मैंने आपका। दूसरा जो एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये किडनी का फंक्शन, पहले ये सीख लो। उसके बाद हम लोग जो जनरल वाला है आधा घंटा एक रेल टाइप से चलाएंगे। आज वैसे ही मेरी क्या बोलते हैं 8:15 से क्लास नहीं है, तो थोड़ा सा और आगे भी बढ़ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। चलो जी, ये रहा हमारा 3 मेन मैकेनिज्म्स ऑफ फॉर किडनी, क्योंकि मेनली जो आपके क्वेश्चंस आते हैं वो काउंटर करंट मैकेनिज्म और दूसरा ये रहा टॉपिक। अभी एक और भी आएगा सबसे पहाड़ टॉपिक, उसको भी हम देखेंगे। बट आपको ऑनेस्टली बोल रही हूँ, बस ये फ्लो चार्ट बना दोगे ना, उतने में ही आपके टीचर को समझ में आ जाएगा कि हाँ बच्चे को सब आता है। देखो जी, किडनी के मेन फंक्शंस उस दिन भी मैंने आपको थोड़ा सा चीजें करवाई थी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक है हमारा ADH, किसी को पता है इसका नाम पूरा? ये अच्छा, ये सारे हैं क्या? ये नाम सुने आपने कभी? मतलब नाम तो सुने ही होंगे ऑब्वियसली, क्योंकि मैम ये तुम्हारे हार्मोन्स है। हार्मोन्स। हाँ जी, ये सारे के सारे मैम क्या है, हार्मोन्स है। करेक्ट बोले बिल्कुल। चलो जी, पहला हार्मोन का नाम क्या है? वैसोप्रेसिन, तो दूसरा नाम दे दिया इसका। ADH का फुल फॉर्म एंटी ड्यूरेटिक, इसकी स्पेलिंग मेरे से गलत हो जाती है हमेशा। दूसरा हार्मोन, ठीक है जी। और ये एंटी न्यूरेटिक करके हार्मोन है। चलो जी, अब क्या है, जैसा तुम लोग को इसका नाम से ही दिख रहा है, ये क्या है, एंटी ड्यूरेटिक। ये क्या कर रही होगी, जो भी काम कर रही होगी उसका ऑपोजिट काम ANF कर रहा होगा। नाम से ही क्लियर है ये, ठीक है। अब ये क्या है, अब बट आप यहाँ पे अगर देख रहे हो तो ये तीनों हॉर्मोन्स में से ADH और RAS जो है वो एक जैसा काम करते हैं। मतलब कि एक दूसरे को काम में, जैसे कहते हैं ना, क्या बोलते हैं, हेल्प करते हैं। हाँ मतलब सपोर्ट करते हैं, प्रमोट करते हैं एक दूसरे के काम को, अपोज नहीं करते हैं, ठीक है। तो और ये क्या करते हैं, ऑपोजिट काम करते हैं। तो पहले इनका काम ही देख लो क्या है। पहली बात तो आपने यही सीख ली कि इन दोनों का काम क्या है, लगभग लगभग मैम सेम है। हाँ जी तस्लीम बताइए। हाँ गलती से हो गया था। अच्छा, नहीं मुझे लगा कोई कुछ आपको पूछना है इसलिए। चलो जी, दूसरा क्या है हमारा, वही जैसा ये देखो पूरा का पूरा नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, एंटी ड्यूरेसिस या ड्यूरेटिक है वैसे तो इसका फुल फॉर्म, ठीक है, ड्यूरेटिक या पॉलीयूरिया। एंटी मतलब क्या, प्रिवेंट करेगा लॉस और वाटर लॉस फ्रॉम बॉडी, ठीक है। तो ये हमारी किडनी के लिए क्या कर रहा है, सपोर्ट, वाटर। यस। प्रिवेंट कर रहा है वाटर के लॉस को, ताकि हम जो है मिनिमाइज कर सके, पानी का लॉस को हम मिनिमाइज कर सकें, कम से कम कर सकें। अब ड्यूरेसिस का मतलब क्या है, एक्सेस ऑफ लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम बॉडी, और ये कब होता है, कंटिन्यूड आफ्टर मिक्चुरेशन। मिक्चुरेशन का भी आज की क्लास में आपका खत्म हो जाएगा, बिकॉज आज इसको कैसे भी खत्म करना है। फिर आता है हमारा ANF। ANF का फंक्शन पहले देख लो। ये इसको मैंने अभी जस्ट बताया कि ये क्या करता है, ऑपोजिट वर्क करता है। ये प्रिवेंट करता है और ये हमारा प्रमोट करता है वाटर के लॉस को। और ये कहाँ से हो रहा है, फ्रॉम योर एट्रियल वॉल ऑफ हार्ट। कौन कंट्रोल कर रहा है इसका, योर एट्रियल वॉल ऑफ हार्ट। अब आ जाइए जी इसका तो हमने पूरा नई एक कहानी सुननी है, रेनिन एंजियोटेनिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम। अब ये क्या है मैम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये तीनों भी आपके क्या है, ये तीनों क्या है, हॉर्मोन्स। कौन से ऑर्गन से आए हैं। बहुत बार एग्जाम में एज अ मैच द कॉलम आपके एग्जाम में ये आया है कि रेनिन कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, किडनी से, एंजियोटेनिन कहाँ से है, लिवर से, और एल्डोस्टेरोन कहाँ है आपका, एड्रिनल कॉर्टेक्स से, ठीक है। अब इसी से मिलता जुलता वाला हम एक और डायग्राम कर लेते हैं, उसके बाद हम आपके पूरा पूरा थ्योरी पार्ट पे आ जाएंगे, और सिर्फ क्या, लगभग लगभग उसकी रीडिंग ही मारते हुए जाएंगे। और आपको देखो जी, मैं अभी से आपको बता दे रही हूँ, क्योंकि मैं क्या बोलते हैं ना, ये वाला चीज लेके नहीं चलती हूँ कि ये मुझे सिर्फ फोटोन बैच में बतानी है, कैटलिस्ट में नहीं बतानी है। तो ये इसीलिए मैंने क्या है, जो लोग इसका प्रेशर अपने दिमाग पे ले सकते हैं वो लीजिए, और जो इसको स्किप करना चाहते हैं तो वो स्किप भी कर सकते हैं। बट क्या है, एक चीज अपने माइंड में कहीं ना कहीं बस थोड़ी सी रख देना, कि जब आप क्या बोलते हैं कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम देने जाओगे तब, ठीक है। चलो जी, मैम क्या लेना है, क्या स्किप करना है मैम? ये पूरा का पूरा चार्ट मनीषा, ओके ठीक मैम। है। जिनको ये ओवरलोड लग रहा है कि भाई हमारे बस की बात नहीं है, तो वो छोड़ सकते हैं, ठीक है। चलो जी, क्या है इनका कहानी, देखो जी, अभी जस्ट मैंने आपको बताया इसका नाम क्या है, रास, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम। तीनों आपको पता है कि कहाँ से कौन से आ रहे हैं। सबसे पहले जो आता है उसका नाम है एंजियोटेंसिनोजेन। कौन आता है बच्चा जी, लीवर से हमारा आता है एंजियोटेंसिनोजेन, ठीक है। वो हमारा कन्वर्ट होता है एंजियोटेंसिन 1 में,
ठीक है, अब ये एंजियोटेंसिन 1 में कब कन्वर्ट होता है, जब ये जो है हमारा कंबाइन करता है रेनिन के साथ। एंजियोटेंसिनोजन एंड रेनिन हमारे कंबाइन करते हैं तो ये क्या कर फॉर्म, किस चीज को जैसे कहते हैं स्टिमुलेट करते हैं, किस चीज का बढ़ावा करते हैं, कौन से हार्मोन का, एंजियोटेंसिन का। ठीक है, और फिर ये आपका एंजियोटेंसिन 1 कन्वर्ट हो जाता है एंजियोटेंसिन 2 में, जो कि ये आपके मल्टीपल फंक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। किसके प्रेजेंस में, ACE। अब ये ACE मैम क्या है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। ये हमारा एक्चुअल एंजियोटेंसिन है जो आपको चाहिए था, जो अभी जस्ट आप पढ़ के आए हो। ठीक है, ये वाला। ठीक है, इसी के हमारे क्या है, ये आपके मल्टीपल फंक्शंस हैं कि किस किस में इन्वॉल्व है ये सिंपैथेटिक एक्टिविटीज के लिए। ठीक है, अभी सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक के बारे में आपने लास्ट क्लास में थोड़ा सा आइडिया लिया है कि ये क्या होते हैं। ठीक है, और अब बाकी जो आइडिया आपको होगा वो आपका जब ये नर्वस सिस्टम वाला चैप्टर करेंगे हम, उस टाइम पे करेंगे। फिर है हमारा क्या, ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट काम, और इसको आप बहुत अच्छे से जानते हो कि रीएब्जॉर्प्शन का हमारे पास क्या इंपॉर्टेंस है। चाहे वाटर को, चाहे सोडियम, पोटेशियम, अभी जस्ट पढ़ के हटे हो काउंटर करंट मैकेनिज्म में कि रीएब्जॉर्प्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों, क्योंकि हमारा बॉडी 180 लीटर ऑफ फ्लूइड को डेली फिल्टर करता है, उसमें से हम सिर्फ 1% को ही एक्सक्रीट। ठीक है, ये चीज आपकी बार बार रिपीट होती है, आई नो दैट। दूसरा है एक और इम्पॉर्टेंट हार्मोन एल्डोस्टेरॉन के सेक्रीशन के लिए भी एंजियोटेंसिन ही रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो ये एंजियोटेंसिन कहाँ पे आता है, ये भी आप पढ़ के हटे हो जस्ट, किडनी से। फिर आता है पिट्यूटरी ग्लैंड, ये भी आपको पता है कि एक टाइप का क्या है, ग्लैंड है। ठीक है, ये भी हमारा कहाँ से, इसके हेल्प से ही आ रहे हैं, एंजियोटेंसिन के हेल्प से ही ये भी सेक्रेट होता है। ठीक है जी, इसीलिए मैंने आपको पहले ही कहा था कि ये सिर्फ वो बच्चे लें जो इस चीज का लोड ले सकते हैं, क्योंकि ये आपसे जो है नॉर्मल उस टाइम एग्जाम टाइम पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके आगे भी थोड़ा सा हमने लिखा हुआ है, बट देखते हैं अभी अगर हम लोग को करना होगा, क्योंकि ANF आपके सिलेबस में भी है, तब हम करेंगे। कहाँ से करना था हमें, जस्ट 1 सेकेंड, कहाँ से, राइट, पोस्ट रेनल यूरिनरी ट्रैक्ट से। और अभी से हमारे पास बचते हैं मिनट 45। ठीक है, और लगभग लगभग 20 स्लाइड्स हमको खत्म करनी है, इसीलिए प्लीज थोड़े से आंख कान नाक खोल के बैठना। वैसे भी कम स्ट्रेंथ ही है क्लास की, सो दैट आप ज्यादा से ज्यादा चीजें रिपीट ना करवाएं, बिकॉज मोस्टली चीजें आपको समझ में आ चुकी हैं, मोस्टली जो इंपॉर्टेंट वाले कॉन्सेप्ट थे वो आप गेन कर चुके हैं। ठीक है, अब ये है पोस्ट रीनल यूरिनरी ट्रैक्ट। ये रहा आपका डायग्राम। क्या होता है यहाँ पे कि यूरिन पासेस फ्रॉम पेल्विस इनटू द यूरेटर। यूरिन क्या हो रही है, पेल्विस से आपके यूरेटर में पास हो रही है। ठीक है, पहला इंपॉर्टेंट स्टेप की पोस्ट कि हमारी जो यूरिनरी ट्रैक्ट में सब कुछ जो हो गया, उसके बाद हमारी कहानी क्या है। उसके बाद की कहानी है कि यूरिन जो है सबसे पहले तो पेल्विस से यूरेटर में आ जाएगी। फिर क्या है, बोथ द यूरेटर ओपन्स थ्रू द सेपरेट ऑब्लिक ओपनिंग्स। बहुत ही कॉमन सेंस की बात है कि दोनों के दोनों यूरेटर्स जो है अलग अलग ओपनिंग से ओपन करते हैं, ऑब्लिक ओपनिंग से। और ऑब्लिक का मतलब ही समझ में आता होगा आपको। ठीक है, ऑब्लिक मतलब पता है ना, थोड़ा सा जो धुंधला दिखता है। ठीक है, जैसे आपको जो कांच वाली नहीं खिड़की आती है, एक तो ट्रांसपेरेंट होती है पूरी, और दूसरी जो थोड़ी खुरदुरी खुरदुरी वाली होती है, जिसमें आपको ये तो दिखता है कि हाँ कुछ है, बट इमेज इज नॉट दैट क्लियर। तो वो एक ऑब्लिक ओपनिंग होती है जो ओपन होती है यूरिनरी ब्लैडर में। ठीक है मैम, ये बात भी हमको समझ में आ गई, दोनों की सेपरेट है। फिर क्या है, द ऑब्लिक्विटी ऑफ द ओपनिंग्स प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ यूरिन। वही बात कि ये ऑब्लिक्विटी ही रिस्पॉन्सिबल है ताकि जो हमारा यूरिन है वो हमारे यूरेटर से, मतलब या फिर यहाँ से वापस किडनी के अंदर ना पहुंचे। चलो जी, फिर क्या है, एक्सटर्नली द ब्लैडर इज लाइंड बाय डेक्स। देखो अब आपको ना ये सब चीजों के नाम याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे आके कि कौन कौन सी जो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट, देखो पहला वाला तो स्लाइड था ऐसा ही था, बट यहाँ पे कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स आप, मतलब न्यू जो वर्ड्स आप सीख रहे हो वो आपको याद करें। कि एक्सटर्नली क्या हो रहा है, द ब्लैडर इज लाइंड बाय डेक्स्ट्रस डेक्स्ट्रियोसर मसल्स। ठीक है, डेक्स्ट्रियोसर मसल से वो लाइन रहता है। फिर क्या है, इट इज इनवॉलेंट्री इन नेचर। कैसा होता है नेचर में, इनवॉलेंट्री होता है। फिर कह रहा है ये कि इंटरनली, ये पहले बात कहानी होगी हमारी एक्सटर्नली की। दूसरी कहानी आ जाती है हमारी इंटरनली। इंटरनली ब्लैडर इज लाइन बाय ट्रांजिशनल एपिथेलियम और यूरोथेलियम। इंटरनली किससे लाइन है वो, एपिथेलियम से या यूरोथेलियम से लाइन है। ओपनिंग ऑफ यूरिनरी ब्लैडर इज कंट्रोल्ड बाय स्फिंक्टर मेड बाय सर्कुलर मसल्स। हमारी जो ओपनिंग है उसको कौन कंट्रोल कर रहा है, सर्कुलर मसल्स से बने हुए स्फिंक्टर्स। ये वर्ड भी एक इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इन ह्यूमंस 2 स्फिंक्टर्स प्रेजेंट होते हैं, इनर इनवॉलेंट्री एंड आउटर इनवॉलेंट्री। ठीक है, चलिए जी, एक और इंपॉर्टेंट वर्ड
जक्स्टा ग्लोमेरुलर apparatus। इसके बारे में आप लोगों ने लास्ट क्लास में क्या है वर्ड थोड़ा सा सुना हुआ है कि ये है क्या क्या है। ये एक स्पेशल सेंसिटिव रीजन है विच आर फिजिक्स फॉर्म्ड बाय सेलुलर मॉडिफिकेशन इन द डिस्टल कॉन्विक्युलेटेड टिब्यूल। कहाँ पे बना हुआ है ये? DCT के पास, ठीक है, उसी के फोल्डिंग से मिलकर बना होता है ये। उसको हम क्या कहते हैं? जक्स्टा ग्लोमेरुलर apparatus कहते हैं। एंड द एफरेंट आर्ट्रियोल एट द लोकेशन ऑफ देयर कॉन्टैक्ट। अच्छा, आप लोगों को फ्लो चार्ट याद है ना, जो एक इंपॉर्टेंट यस फ्लो मैम, चार्ट यस मैम, यहाँ पे यूरिन फ्लो करता है हमारा। यस मैम। यूरिन तो नहीं, फ्लूइड कह सकते हो। कहाँ से कहाँ पे फ्लूइड करता है, फ्लो करता है? सबसे पहले क्या आता है? मैम इफरेंट आर्टियो से एंट्री लेता है कैपिलरी ग्लोमरस से। ग्लोमरस में मैम। मनीषा, इफ्रेंट से या एफरेंट से? मैम इफरेंट से आता है और एफरेंट अफ्रेंट में मैं अफ्रेंट से, इफ्रेंट से तो मैम जाता है। हाँ अच्छा, हाँ, एफरेंट से आता है ग्लोमरुलर वीनल में। आर्टरी, तभी मैंने तुमसे कहा था कि एफरेंट है, राइट। Yes, ma'am. तो लास्ट में जब निकलता है रीनल वेन से, तब कहा था कि इफ्रेंट आएगा, वेन्स, ई, ठीक है। उसके बाद फ्रंट आर्टरियोल के बाद मैम ग्लोमरुलस में जाता है, कलेक्ट हुआ, फिर फिर पी बाकी लोग भी हैं क्लास में भाई, सिर्फ मनीषा ही रिस्पॉन्सिबल नहीं है ना कि उनको ही समझ में आया है। मैम पाउन कैप्सूल है, फिर पीसीटी है, हाँ, डिसेंडिंग हैनिंग लूप, असेंडिंग ascending, हैनिंग लूप, डीसीटी, फिर ड्रेन्स ऑफ कलेक्टिव डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट, एंड उसके बाद हमारा ये करके एफरेंट आर्टरियोल से रीनल वेन से बाहर। बाकी लोग को भी ये याद था या फिर सिर्फ निगम और मनीषा ही थोड़ा सा पढ़ के आए हैं? तो तस्लीम जी बोलो भाई। ऐसे तो देखो चैप्टर तो आज खत्म हो जाना है हमारा, ठीक है। तुम लोग को अगर ये बेसिक वाली चीज समझ में नहीं आया तो फिर क्या ही फायदा है ये सब पढ़ने का? अब बोलेगा नहीं कोई भी। मोहम्मद गुलाम जी, कौन कौन है क्लास में भाई? क्यों तस्लीम जी, वो मैंने आपसे उस दिन भी कहा था, अभी तो चलो मुझे एकदम से रैंडमली याद आ गया मैम याद नहीं था ये। कि क्या बोलते हैं, मैंने आपसे लास्ट क्लास में भी कहा था शायद, क्योंकि मैं एक क्लास में जब गुस्सा हुई थी कि आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में ये सब पढ़ के आओगे। आई एम 100% श्योर कि तुम्हारे बैच में भी कहा ही होगा मैम ने। क्यों प्रिंस? ये तो देखो, बहुत कम चांसेस होते हैं, मैं आपको ऑनेस्टली बता रही हूँ, बहुत कम चांसेस होते हैं कि आपके इन सब चीजों से क्वेश्चंस आए, ठीक है। ऑनेस्टली वर्ड बोल रही हूँ, बिकॉज जो क्वेश्चंस आपके आने होते हैं ना, वो आपके इन पर्टिकुलर फ्लो चार्ट से ही आते हैं कि फ्लो कैसा है, कहाँ से कहाँ है, कहाँ पे किसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। जो हमने अभी ये काउंटर करंट मैकेनिज्म पढ़ा, उस मतलब जो मोस्टली आपके क्वेश्चंस आते हैं वो यही है। कोई आपसे नहीं पूछ रहा कि डीसीटी का फंक्शन क्या है, पीसीटी का। तुमको ये डायग्राम अपने आप क्लियर है, तो आपको अपने आप ही दिख रहा है कि हमारे पास डीसीटी का या फिर पीसीटी का क्या फंक्शन है, ठीक है। अगर अब आपसे कोई पूछेगा कि क्या बोलते हैं निगम जी, आप बताइए कि यहाँ पे डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले का क्या फंक्शन है, तो क्या आप नहीं बता पाओगे कि वाटर को वो रिमूव करता है, यस लॉस। तो जब तक आप कॉन्सेप्ट ही नहीं गेन करोगे तब तक ये सब चीजें तो पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं ना बच्चा जी। एटलीस्ट जो पढ़ाया है उतना तो पढ़ो। अभी टाइम हमारे पास वैसे भी कम रह गया, 15 दिन, सिर्फ गिनती के 15 दिन तुम लोग साथ में रहने वाले हो, बीच में 2 संडे, इसीलिए मैंने सोचा है कि वो भी यूटिलाइज कर लें हम, ठीक है। चलो जी, बट प्लीज ऐसा रिस्पॉन्स मत दो क्लास में, एटलीस्ट जो पढ़ाया है उसका तो आंसर दो। तो ये तो बहुत ही बेसिक वाला था। चलो, थैंक यू मनीषा एंड निगम कि आप लोग हो क्लास में। चलो, अब यहाँ पे क्या है, फटाफट से देखते जाओ इसको भी कि अब फॉल इन जीएफआर। अब ये मत बोलना कि जीएफआर क्या है। जीएफआर क्या है? ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट। थैंक यू निगम, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। अच्छा, पता है इसीलिए आज ना एक मीटिंग, हमारी जो मीटिंग हुई थी ना, उसमें जब ये कहा गया ना कि मतलब, तो मुझे सीरियसली थोड़ा सा खराब लगा, क्योंकि मेरे क्लास के बच्चे भी मुझे तो इंटेलिजेंट लगते हैं कि हाँ, वो भी जो है रिस्पॉन्स देते हैं कि नेहा मैम के क्लास के बच्चों का जो लेवल है वो हाई है, बिकॉज वो कंप्लीट फोटोन बैच है, वो भी एक डिफरेंट चीज है, क्योंकि उनका पढ़ाई भी थोड़ा सा अलग होता है। बट यार तुम लोग ऐसा मत करो कि जो मैंने तुम लोग को पढ़ाया है उसका भी तुम लोग आंसर ना दो प्लीज, ठीक है। मैं तुम लोग के लिए इतनी मेहनत से लिख के चीजों को समझा के लेके आती हूँ सिंप्लीफाइड वे में, और तुम आंसर नहीं देते हो बेसिक बेसिक क्वेश्चंस का।
चलो अब फॉल इन जीएफआर, इससे क्या होगा, हमारा एक्टिवेट होगा जीजी सेल। ये कौन सा है, जस्टा ग्लोमेरुलर सेल्स जो है हमारे एक्टिवेट होते हैं कब, जब हमारा जीएफआर का जो है, देखो बहुत ही सिंपल सा इसका फ्लो चार्ट है, फटाफट से देखते जाओ। जीएफआर हमारा क्या हुआ, रिड्यूस हुआ, ठीक है। जीएफआर रेट अब आपको पता ही है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट हमारा कम हुआ, तो क्या होगा, जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स क्या होंगे, एक्टिवेट। अभी से एक्टिवेट के लिए साइन सीख लो ऐसा, जो तुम्हारे आगे तक क्लास में आएगा काम, ठीक है। ये हमारा एक्टिवेट होने का साइन होता है। और दूसरा एक आता है, क्या बोलते हैं, डीएक्टिवेट का। तो डीएक्टिवेट के लिए हम लोग जो साइन यूज करते हैं वो ये क्रॉस लगाते हैं उसके ऊपर कि ये डीएक्टिवेट है। एक्टिवेट के लिए ये, जैसे वो नहीं होता है बल्ब जल जाता है, वही वाला हाल, ठीक है। फिर क्या होता है, एक्टिवेट द, ये हमारा जस्ट ग्लोमेरुलर सेल्स को, फिर वो क्या करेगा, रिलीज करेगा रेनिन में। इट इज गोइंग टू रिलीज इन रेनिन। आगे क्या कहानी चल रही है, रेनिन से स्टिमुलेट द ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो। रेनिन हमारा क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो को। यहाँ पे नीचे लिख दो, स्टिमुलेट्स ब्लड फ्लो। समझ में आ रहा है ना ये किस चीज को हम लोग कर रहे हैं, फ्लूइड्स को, और Yes, स्पेशली क्या हमारा ब्लड को, क्योंकि आपको पता है स्टार्टिंग में क्या मोस्टली 180 लीटर हमारा ब्लड ही होता है जिसको हम लेते हैं। फिर क्या है, उसके बाद क्या हो जाएगा, हमारा जो जीएफआर का रेट है वो हमारा नॉर्मल हो जाएगा, जीएफआर बैक टू नॉर्मल, ठीक है। बस इतनी सी कहानी है। यहाँ पे क्या है, हमारा परसेंटेज बहुत ही हाई है, तो इसी वजह से उसका जो, आपको पता है कि जीएफआर का जो रेट होगा, आपने ये वाली कहानी कहाँ से, हर्ट वाले से सीखा होगा। आपको पता है ना, वो प्रेशर जब तक नहीं आया, जब तक प्रेशर जनरेट नहीं होगा, जब तक, नहीं, क्या कहानी पढ़ी थी हमने, प्रेशर और वॉल्यूम की, प्रेशर इंक्रीज होगा तो वॉल्यूम हाँ, प्रेशर रिड्यूस होगा तो वॉल्यूम हाई होगा। डिक्रीज बढ़ जाएगा। हमारे यहाँ पे भी है कि Yes, जीएफआर रेट हमारा कम हुआ तो इसमें क्या है, वॉल्यूम हमारे पास ज्यादा है, ठीक है। जीएफआर में स्टार्टिंग क्योंकि हमारी वहीं से हो रही है, और फिर जैसे जैसे ये आगे बढ़ा तो हमने क्या किया, फर्स्ट स्टेप में ही आपको पता है फिल्ट्रेशन हो जाता है, राइट। यस मैम, फिल्ट्रेशन में ही हमारा 99% जो है वो वापस भी चला जाता है, ठीक है। जहां से आया है वहां तक चला जाता है, बस 1% हमारा जो है हमारा आगे जाता है, ठीक है। वही चीज हमने यहाँ पे लिख दी है। और इसी को, ये आपका काम कौन करवाता है, इसका मतलब है जीएफआर के आगे कौन जा रहा है, रीनल, ठीक है। और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं रीएब्सॉर्प्शन। कितनों को बिल्कुल क्लियर हो गया ये पार्ट भी, यस मैम, ठीक है। ये पार्ट हो गया, हम बढ़ जाते हैं आगे। देखो जी, थोड़ी बहुत चीजें हैं इसके बारे में भी देखते जाओ। क्या है, द ट्यूबुलर एपिथेलियम सेल्स इन द डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ नेफ्रॉन, जो है हमारी रीअब्सॉर्प्शन कर रही है, वो कैसे, एक्टिव प्रोसेस या फिर पैसिव, दो तरीके कहानी से चल सकते हैं। पहला क्या है, सब्सटेंस लाइक ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, सोडियम इन द फिल्ट्रेट आर रीअब्सॉर्ब एक्टिवली, ठीक है। इसी के नीचे आप बना देना अपना एक चार्ट, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स एंड सोडियम, ये हमारा एक्टिवली रीअब्सॉर्ब होते हैं। नाइट्रोजनस वेस्ट, नाइट्रोजनस वेस्ट जिनको हमको रिमूव करना है, कौन कौन से आते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट में, यूरी, हम यूरिया, यूरिया, यूरिक एसिड, यूरिक एसिड, अमोनिया। अब कहोगे मैम हम लोग तो क्या बोलते हैं, हम लोग कौन सी कैटेगरी में आते हैं इसमें, मैम यूरिया, यूरिया में आते हैं, ठीक है। अभी जब कंडक्टिंग डक्ट में जिसने थोड़ा पढ़ा होता तो उनको थोड़ा सा रिमाइंड भी कर लेते कि हम लोग कंडक्टिंग डक्ट में, जब मैंने आपको बताया था तो कंडक्टिंग, अच्छा ये वाला पार्ट मैंने आपको बताया क्या, ये नहीं बताया, कि यहाँ पे जो हमारा कंडक्टिंग डक्ट है उसमें हमारा यूरिया होता है, यस मैम, मोस्टली हमारा जो ये डीसीटी और एसीटी है उसमें वाटर, एंड यहाँ पे हमारा सोडियम NaCl, ठीक है। ये बात एक आप लोग याद रखना बहुत ध्यान से, मेरे हिसाब से मैंने बताया था बट पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लगा कि शायद मैंने नहीं बताया। कंडक्टिंग डक्ट में जो ये कहानी चल रही होगी वो यूरिया की चल रही होगी, यूरिया यहाँ से रीएब्सॉर्ब हो रहा है, ये सब चीजें क्या हो रही है, रीएब्सॉर्ब हो रही है, ठीक है। चलो जी, हाँ थे हम लोग, ये रहा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे सारे के नाइट्रोजनस वेस्ट आ गए, वो हमारे पैसिवली ट्रांसपोर्ट होते हैं। रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर आल्सो अकर्स पैसिवली, वाटर भी हमारा इसी में आ जाता है, ठीक है, इन द इनिशियल सेगमेंट्स ऑफ नेफ्रॉन। चलो जी, ड्यूरिंग द यूरिन फॉर्मेशन द ट्यूबुलर सेल्स सेक्रीट सब्सटेंस लाइक हाइड्रोजन आयन, पोटेशियम, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं अभी, जस्ट आपने उसमें जो चार्ट था उसमें आपने देखा था। ट्यूबुलर सेक्रीशन इज आल्सो इंपॉर्टेंट इन द यूरिन फॉर्मेशन। आपको पता है कि ट्यूबुलर सेक्रीशन का काम क्या है, क्या करता है, ये बैलेंस बना के रखता है, मेंटेन करता है क्या, बैलेंस को, एसिड बेस के बैलेंस को। ये सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, क्लोरीन आयन, इन सब, ये सब को करना क्या है, इसका मतलब है
कि आपका बैलेंस बनाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, हमारा ट्यूबलर सेक्रेशन। ठीक है जी। देखो ये सारी भी चीजें आपकी एक कहानी वाली है, प्लीज इसको भी आप खुद से देख लीजिएगा। फिर आ जाते हैं फंक्शंस ऑफ, चलो कर ही लेते हैं यार, क्या ही फर्क पड़ता है। चलो जी, क्या है इनको भी देख लो एक बार। द ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल्स इन द डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ नेफ्रॉन परफॉर्म्स रीएब्जॉर्प्शन बाय एक्टिव और पैसिव मैकेनिज्म। अभी जस्ट पढ़ के हटे हो आप, ठीक है, कि जो हमारा ये सॉरी जीजीए में जो हमारा ये चल रहा है ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल्स है, वो क्या करते हैं, रीएब्जॉर्प्शन करते हैं। कैसे? दो प्रोसेस से, चाहे एक्टिव चाहे पैसिव, डिपेंड करता है कि कौन सी चीजें हैं उसके बेसिस पे। ये फिर से वही बातें लिखी हैं क्या? यस मैम वही है। ठीक है, ये सारा सारा वही लिखा हुआ है, तो देयर इज नो नीड ऑफ रिपीटिंग इट। कि ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, सोडियम जो है हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट से होता है, ये नाइट्रोजनस बेस हमारा पैसिव से होता है, वाटर भी हमारा पैसिव से होता है, एंड ये सारा जो है हमारा ट्यूबुलर सेक्रीशन है वो क्या, इन सबको हमारा फिल्टर करता है, और इसी वजह से क्या होता है, और हमारे को क्या एक बैलेंस बना के रखना होता है एसिड बेस आयंस का। ठीक है, आयंस हमारी बॉडी फ्लूइड्स के अंदर। अब ये सब क्या है ना बच्चे, ये सब भी आपके क्या बहुत ही बेसिक वाले हैं, एंड ट्रस्ट मी, जिन्होंने ये चैप्टर स्टार्टिंग से थोड़ा सा भी ध्यान से पढ़ा है ना, उनको ये सब चीजें पहले से ही पता है। सब कुछ आगे, यहाँ से आगे जो 5 स्लाइड्स हैं, पीसीटी के फंक्शंस आपको बहुत अच्छे से पता है। लूप ऑफ हेनले का फंक्शन अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़े हैं। मिनिमम करना, रीअब्जॉर्प्शन को मिनिमम करना है ऐसे, ठीक है, वाटर से, हाँ, वाटर को, यूरिया को, एंड हमारे NaCl को। ठीक है, यूरिया को एक टाइम के लिए आप स्किप कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि यूरिया का जो है हमारा कंडक्टिंग डक्ट में होता है, एंड ये हम हेनलेस लूप ऑफ की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें भी आप क्या है कर चुके हो, डीसीटी भी आप कर चुके हो, क्योंकि क्या लूप ऑफ हेनले के बाद क्या आता है, हमारा डीसीटी ही आता है। तो वहां पे आपको बस थोड़ा सा ये चीज देखना होगा कि कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन होता है हमारा सोडियम का और वाटर का। पहला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। फिर क्या है, डीसीटी इज ऑल्सो कैपेबल ऑफ रीअब्जॉर्प्शन, कि डीसीटी में किसका रीअब्जॉर्प्शन हो सकता है, कार्बोनेट का। और ये बात भी क्या आपने नहीं पढ़ी है, बिल्कुल पढ़ी है मैम। कहाँ पढ़ी है हमने, जस्ट 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 गिव मी अ मोमेंट। स्टार्ट, ये रहा है। यस मैम। क्या है, मैंने ये जो आपने ये सब फंक्शंस पढ़ रहे हो ना, ये जस्ट क्या है, पूरे के पूरे चैप्टर का आपका सम अप है, ठीक है, और कुछ भी नहीं है। ये सारी चीजें आपने पढ़ी हुई हैं। कनेक्टिंग डक्ट क्या करती है, एक्सटेंड करती है हमारी कॉर्टेक्स से टू द इनर साइड पार्ट्स ऑफ द मेडुला, और मेडुला कॉर्टेक्स भी आप पढ़ चुके हो। कॉर्टेक्स हमारा ऊपर वाला एंड मेडुला हमारा नीचे वाला, राइट, ऐसे ही था। बीच में कॉर्टिकोमेडुलरी जंक्शंस जो थे वो भी पढ़ा हुआ था, उसके बेसिस पे हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था, राइट, याद है? यस मैम। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या है, आपने सबकी सब पढ़ी हुई है, बट थोड़ी बहुत चीजें जो जैसे आपको जो इंपॉर्टेंट वाली है वो आपको थोड़ा सा देखना होगा। जैसे क्या, ये पीएच को मेंटेन करने में कौन हेल्प करता है, तो मैम कंडक्टिंग डक्ट। ठीक है, और कार्बोनेट का रीअब्जॉर्प्शन किसका काम है, एक हमारा डीसीटी का और दूसरा हमारा पीसीटी का भी काम होता है। कार्बोनेट वाला जो है ये दिया हुआ डीसीटी में भी, ठीक है, ये एब्जॉर्प्शन करवाता है, बस थोड़ा सा डिफरेंस क्या है, और ये क्या करता है डीसीटी, रीएब्जॉर्प्शन। हल्का सा डिफरेंस है, क्योंकि आपको पता होगा पीसीटी पहले आता है, तो वो मोस्टली चीजों को एब्जॉर्प्शन के थ्रू ही करेगा। उसके बाद जो हमारा रीएब्जॉर्प्शन आता है वो एक हमारा तगड़ा स्टेप होता है, जो कि मोस्टली को वापस से हमारे बॉडी सेल्स में भेज देते हैं। और मैकेनिज्म ऑफ क्लोरेशन ऑफ फिल्ट्रेट तो अभी जस्ट हमने पढ़ा ही है, ठीक है। बट एक बार क्या है, उन बच्चों के लिए जिनको क्या है रिटर्न भी चाहिए होता है, तो वो देख लो कि क्या क्या है। बट मैंने आपको एक एक पॉइंट क्लियर किया है, ट्रस्ट में। क्या है, द हेनलेज लूप एंड वासा रेक्टा प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन। हमको क्या करना है, मैंने आपको पहले बताया था कि यूरिन को क्या करना है, कॉन्सेंट्रेट करना है। तो उसके लिए कौन कौन सी 2 डक्ट्स यूज हुई थी, डक्ट्स कह लो या लिम्स कह लो, एक ही बात है। कौन कौन से हुए थे हमारे, हेनलेज। यहाँ पे बस क्या है अलग अलग था, इसलिए मैंने इस पेज पे एक्सप्लेन नहीं किया। ये रहा हमारा क्या, हेनलेज लूप दोनों, ठीक है, हेनलेज लूप, और ये रहा हमारा वासा रेक्टा। फिर क्या है, द फ्लो ऑफ फिल्ट्रेट इन 2 लिम्स ऑफ हेनले इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन एंड दस फॉर्म्स अ काउंटर करंट। क्या ये बात हमने नहीं बताई आपको? यस मैम बताइए। मैंने आपको क्या बोला था कि एक में डिसेंडिंग में नीचे जा रहा है और असेंडिंग में ऊपर जा रहा है। एक ही डक्ट में 2 डायरेक्शंस में फ्लो हो रहा है। सेम काम हमारा किस में हो रहा है, वासा रेक्टा में भी हो रहा है। इसीलिए हमने इसका नाम क्या दिया है, काउंटर करंट दिया है।
फिर क्या कहानी है, द फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू द टू लिम्स, वही मैंने आपसे कहा ना, लिम्स कर लो वर्ड, लूप्स कर लो, जो आपको ठीक लग रहा है वर्ड, ठीक है, ऑफ वासा रेक्टा इज ऑल्सो इन काउंटर करंट मैकेनिज्म। हाँ मैम, आपने ये बात हमें बता दी है। ये तीनों पॉइंट्स हमारे बिल्कुल क्लियर है। चलो जी, ये डायग्राम मैंने आपके लिए रखा था, देखो जी। अब बस आपको जो थोड़ी सी चीज याद रखनी होगी ना बच्चे, और मुझे नहीं लगता ये टफ है, ठीक है, सिर्फ आपको ये याद रखने होंगे। बस आपको एक चीज और साथ में क्या ध्यान रखनी है कि ये दोनों ना आप बिल्कुल साथ में नहीं लेके आओगे। देख रहे हो 300 यहाँ पे क्या है, पहले आया है, और यहाँ पे आया है बट क्या है, थोड़ा सा नीचे है। यहाँ पे भी देख लो सेम कहानी है, 300 थोड़ा सा नीचे, और ये वाला क्या है हमारा, सॉरी ये ऊपर हमारा 300 यहाँ पे नीचे है, ठीक है। यहाँ पे क्या है 400 थोड़ा सा नीचे। इसी वजह से क्या होगा ना हमारा, क्योंकि देखो यहाँ पे 300 है तो इसका मतलब है यहाँ पे सामने क्या होगा 200। 200 मूवमेंट कैसे होगा, यहाँ से, हाइट लो। ठीक है। बस एक ये आपको नंबर वाला जो खेल है ना वो याद रखना होगा, बस बीच में याद रखना दोनों में 1200 है, ठीक है। चलो जी, थोड़ा सा और आगे देख लेते हैं कि क्या क्या आपको और लिखना है साथ में, वरना देखो मैं कुछ और भी है इसमें क्या, रेगुलेशन। चलो जी, ये स्लाइड कंप्लीट करके ही चलते हैं आगे। क्या है, देयर इज इंक्रीजिंग ऑस्मोलैरिटी टुवर्ड्स द इनर मेडुलरी इंटरस्टेट, ठीक है। कहाँ हो रहा है, हमारी इनर मेडुलरी में क्या हो रहा है, मेडुलरी आपको पता है बहुत अच्छे से क्या होता है, ठीक है। या मेडुला हमारा कौन सा था, मेडुला नीचे था, राइट, यस है ना, और कॉर्टेक्स ऊपर था। मूवमेंट भी कैसा हो रहा था हमारा स्टार्टिंग में, हाइट टू लो। ठीक है। तो कैसा हो रहा है, ऑस्मोलैरिटी हमारी कैसे जा रही है, ऊपर से नीचे जा रही है, और बिल्कुल सही बात है मैम, ठीक है, कि हमारा स्टार्ट कहाँ से हुआ, 300 से स्टार्ट हुआ एंड 1200 तक पहुंच गया। क्यों 1200 तक पहुंच गया मैम, क्योंकि यहाँ से वाटर जब इधर गया तो इसने इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दिया, फिर जब यहाँ से यहाँ और गया फिर से इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा गया। तो यही चीज हमने यहाँ लिख दी है कि ऑस्मोलैरिटी मतलब ऑस्मोसिस की वजह से क्या हो रहा है, हमारा इसका मूवमेंट जैसे जैसे हम कॉर्टेक्स से नीचे की तरफ बढ़ रहे हैं मेडुला की तरफ, वो क्या हो रहा है, इंक्रीज करता जा रहा है, 300 से 1200 की तरफ ही होता गया। दिस ग्रेडियंट इज मेंटेन्ड बाय NaCl एंड यूरिया। ये बात भी मैंने आपको स्टार्टिंग में ही क्लियर कर दी थी कि यहाँ पे जो दो इंपॉर्टेंट चीजें ले ली हैं, एक NaCl और यूरिया, और इसके अलावा तीसरा कौन था, वाटर। थैंक यू मनीषा दी, वाटर, ठीक है। फिर क्या है, NaCl इज ट्रांसपोर्टेड बाय असेंडिंग लिम्फ ऑफ हेले, ये भी हमको पता है ना। ये देखो NaCl हमारा क्या है, असेंडिंग, ठीक है। तो ऐसे रिएक्शन दे रहे हो ना सिर्फ मनीषा के अलावा, ऐसा लग रहा है कि बाकी किसी को कुछ समझ में ही नहीं आया। और दूसरा हमारा क्या है, हमारा जो ये है डिसेंडिंग लूप ऑफ फेले व्हिच इज एक्सचेंज इन डिसेंडिंग लूप ऑफ, देखो ये यही कह रहे हैं कि असेंडिंग लूप ऑफ फेले में हमारा NaCl आ रहा था और वो एक्सचेंज किससे कर रहा है, वासा रेक्टा के साथ। क्या है, NaCl इज रिटेन इनटू द इंटरस्टिशियम। अब ये NaCl वापस कहाँ से आ रहा है, ये हमारा आ रहा है वासा रेक्टा से, इसमें कहाँ पे, इस पॉइंट पे, इन सारे पॉइंट्स में, ठीक है जी। चलो फिर क्या है, सिमिलरली स्मॉल अमाउंट्स ऑफ यूरिया एंटर थिन सेगमेंट ऑफ असेंडिंग लूप ऑफ हेले। यहाँ पे साथ में ऐसा कहा जाता है कि यूरिया भी है, बट यूरिया का जो खास मतलब जो एग्जैक्ट जो जगह आती है ना, वो आती है हमारी कलेक्टिंग डक्ट, ये रहा, ठीक है। मोस्टली यूरिया कहाँ आता है, कलेक्टिंग डक्ट में आके एक्सचेंज में आता है। This mechanism helps to maintain a concentration gradient in the medullary interstitium, ठीक है। ये क्या करती है, मेंटेन करती है कॉन्सेंट्रेशन को, क्या करती है, चीजों को और ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करते हुए चलती है, यूरिन को कॉन्सेंट्रेट करना इसका काम है। अब आ जाओ जी, रेगुलेशन ऑफ किडनी भी देख लो, ऑल्दो मैं ये आपको बता चुकी थी पहले भी। यहाँ पे क्या तीन इंपॉर्टेंट जो है, इसको हम हार्मोनल फीडबैक मैकेनिज्म भी कहते हैं। तीन इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, हाइपोथैलेमस, जक्स्टाग्लोमेरुलर apparatus एंड हमारा हार्ट। ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट कभी कभार पूछ लिया जाता है कि फीडबैक मैकेनिज्म में कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं, ऑर्गन्स इन्वॉल्व, ठीक है जी। चलो जी, यस मैम। ये वाला पार्ट हम लोगों ने अभी खत्म ही किया है, थोड़ा सा इसको भी देख ही लो क्या है, कितना बचा है इसका, रेगुलेशन ऑफ किडनी, किडनी के फंक्शंस, एंड ये वाला पार्ट भी मैंने जो मैंने आपको ये वाला पार्ट बताया ना, जैसे कि एंजियोटेंसिन से, सॉरी एंजियोटेंसिनोजन से एंजियोटेंसिन, एंजियोटेंसिन 1 से एंजियोटेंसिन 2, वही चीज यहाँ पे लिखी हुई हुई है, ठीक है। एंजियोटेंसिन 2 जो है सबसे पावरफुल वैसोकंस्ट्रिक्टर है, वही इंक्रीज करता है GFR के फ्लो को। ये सारी चीजें हमारी यहाँ पे लिखी हुई है, इसको रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म कहा जाता है, और वैसे हम लोग इसको रैस कहते हैं।
एक हमारा पॉइंट रह जाता है ये वाला मिक्चुरेशन वाला। अब मिक्चुरेशन क्या है? यूरिन फॉर्म, अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे? यूरिन को फॉर्म कर रहे थे, ठीक है। अब हमारे पास क्या है? अब हमारी जो यूरिन है दैट इज रेडी। कहाँ पे आ गई है? गॉल यूरिनरी ब्लैडर में आ चुकी है, वहां पे यूजुअली स्टोर है। इसका भी एक कोई वो था, मुझे अभी एग्जैक्टली याद नहीं है। मैं आपको लिख दूंगी उसमें। एक पर्टिकुलर लीटर तक क्या है यूरिनरी ब्लैडर में, किसी को अगर पता हो तो मुझे बताना प्लीज। यूरिनरी ब्लैडर में क्या है? यूरिन हमारा रहता है, बट उससे जैसे ही लेवल हमारा हाई होता है वैसे ही आपको क्या होता है, वही जो हमारे हाई सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास क्या जाता है, सिग्नल जाता है कि यू नीड टू एक्सक्रीट, ठीक है, कि आपको क्या करना है? यूरिनेट करना है, ठीक है। ये यस एक मैम। एग्जैक्ट मेरे पास था, पता नहीं अभी मुझे बिल्कुल नहीं याद आ रहा कि कितना था, बट मैं जब आपको नोट्स में दूंगी तो आपको मेंशन कर दूंगी, ठीक है। तो वही चीज हमने लिखी हुई है कि क्या होता है, वॉलेंटरी सिग्नल्स जाते हैं हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ जब हमारे यूरिनरी ब्लैडर में एक लेवल से जो क्या हो जाता है, जो उसका वॉल्यूम है वो इंक्रीज करता है, ठीक है। फिर क्या है? दिस सिग्नल इज इनिशिएटेड बाय स्ट्रेचिंग ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। अब ये कैसे होता है? खुद से सोचो कि ये रहा आपका यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। आपको पता है हमारी बॉडी कोई घड़ा बड़ा तो है नहीं। 14 ml तक mm में जाता है क्या मनीषा? मैम, ये यूरिनरी का 30 ml होता है, ऐसे कुछ। मेरे पास थोड़ा मेरी कॉपी पे भी नहीं दिख रही है, बिकॉज मैं आपको बताया था ना कि जगह थोड़ी सी चेंज हुई है, वरना मेरी कॉपी में एग्जैक्टली वो लिखा हुआ था। बट कोई नहीं, मैं आपको मेंशन कर दूंगी इसमें। यहाँ पे क्या है, हमारी बॉडी क्या है? मसल से बनी हुई है। सिमिलरली हमारा यूरिनरी ब्लैडर भी क्या है? मसल से बना होगा। एक फिक्स अमाउंट तक हमारे यूरिनरी ब्लैडर में आ रहा है, सपोज कर लो इतना। अब क्या हुआ? हमने इसमें थोड़ा सा और प्रेशर डाला तो क्या हो जाएगा? ये मसल्स हैं, ये क्या होंगी? स्ट्रेच करेंगी, और जैसे ही स्ट्रेच करेंगी वैसे ही हमारे माइंड के पास क्या जाता है? एक सिग्नल जाता है, वॉलेंटरी सिग्नल कहते हैं उसे हम, ठीक है। फिर क्या है? द सीएनएस पासेस ऑन मोटर मैसेज, वही जो हमारा कहानी चल रही होती है कि ये हमारा मैसेज मोटर मैसेजेस के पास जाएगा टू इनिशिएट द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स ऑफ ब्लैडर एंड साइमल्टेनियसली रिलैक्सेशन ऑफ यूरिनरी स्फिंक्टर। और जैसे ही आप क्या बोलते हैं यूरिन को रिलीज करते हो वैसे ही हमारा यूरेथ्रल स्फिंक्टर जो होता है वो रिलैक्स भी हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को जिससे हम यूरिन को रिलीज करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? मिक्चुरेशन कहते हैं, ठीक है जी। न्यूरल मैकेनिज्म कॉजिंग इट इज कॉल्ड मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स। मिक्चुरेशन, थैंक यू तस्लीम, कि 500 ml तक 500 ml से 700 ml तक रह सकता है यूरिनरी में, राइट? यू आर सेइंग दिस, ठीक है। अब ठीक है जी, जय वो तस्लीम जी बता रहे हैं एंड आई ट्रस्ट है, तो इतना ही है। और जैसे ही इससे लेवल इंक्रीज हुआ वैसे ही हमारे इसकी मसल्स में क्या हो जाएंगी? स्ट्रेच कर जाएंगी, और जैसे ही वो स्ट्रेच करेंगी सिग्नल गया, सिग्नल ने बोला कि भाई जाओ आपको वॉशरूम जाना पड़ेगा। वॉशरूम गए, उसके बाद हमारे क्या हुआ? जैसे ही आपने क्या बोलते हैं यूरिन को रिलीज किया, क्या हो जाएगा? आपकी यूरिथ्रल जो स्फिंक्टर है वो हमारी रिलैक्स हो जाएंगी। बस कहानी खत्म यहाँ से, ठीक है। और इसको आपने क्या नाम दिया है? मिक्चुरेशन एंड मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स, ठीक है। चलो जी, अब आगे अच्छा दिया हुआ है इसमें, चलो जी, थैंक यू जी। कि एंड जस्ट 1 सेकेंड, लास्ट में आके मत हैंग हो भाई। एन एडल्ट ह्यूमन एक्सक्रीट 1 से 1 लीटर ऑफ यूरिन पर डे, ये हमें पहले से ही पता है। यूरिन का कलर भी आपको पता है, लाइट येलो से वाटरी फ्लूइड होता है, स्लाइटली एसिडिक होता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है अभी तक तो मैम काउंटर करंट में तो हमने वही पढ़ा ना कि हमारा काम क्या है? उसको कॉन्सेंट्रेट करना, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा चीजों को क्या कर सके, लॉस जो है हम अपना लॉस को मिनिमाइज कर सकें, ठीक है। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए 10 बार बोला जा रहा है, ठीक है। एंड उसका आपको पता है कि एक जो ऑर्डर है वो हमारा डिपेंड करता रहता है। फिर ऑन एन एवरेज 25 to 30 ग्राम ऑफ यूरिया इज एक्सक्रीटेड पर डे, ठीक है। यूरिया का दिया हुआ है, यूरिन का नहीं दिया हुआ, कोई नहीं, मैं मेंशन कर दूंगी। बच्चे जी इसको आप करना। मैम ग्लाइकोसूरिया और कीटोनूरिया क्या होते हैं? क्या चीज निगम? ग्लाइकोसूरिया कहाँ पे है वह? मैम इसी का पार्ट है, मेरे को पता नहीं है ना, क्या बताया वर्ड था। है? मेरे को सुनाई नहीं पड़ा। ग्लाइको सूर्या। सूर्या, कोई नहीं, फिर तो मुझे भी देखना पड़ेगा। दूसरा क्या है? कीटोनूरिया। कीटोन्यूरिया। अच्छा, ये कुछ वो था कि जब क्या बोलते हैं कीटोन का कॉन्सेंट्रेशन आपकी यूरिन में बढ़ जाता है एंड जब ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है। आई गेस एक बार देखना आप, इससे मिलता जुलता था बिकॉज मैंने बहुत टाइम बाद ये वर्ड सुने,
ठीक है, अगर कीटोन का कॉन्सेंट्रेशन आपकी यूरिन में बढ़ जाता है तो वो कीटोन्यूरिया है, और अगर ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है, ये स्पेशली आपका किसका केस होता है, डायबिटिक वाले पेशेंट्स पे लोगों का, ठीक है, ये उस टाइम का वर्ड है। एक बार मैं क्रॉस चेक कर दूं, डिसऑर्डर हो जाएंगे क्या, क्या हो जाएंगे, डिसऑर्डर उसके मैच्योरेशन के? हाँ शायद अभी देखते हैं, बिकॉज अभी हमारा रह आ गया, 2 स्लाइड्स रह गई है, लगभग लगभग हमारा खत्म हो गया, ठीक है, डिसऑर्डर्स पे हम आ गए। रोल ऑफ अदर ऑर्गन्स अगर देखना होगा तो एक बार देख लेंगे, बट पहले डिसऑर्डर्स देख रहे हैं। माल फंक्शनिंग ऑफ किडनीज कैन लीड टू द एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिया इन ब्लड, और उसी कंडीशन को क्या कहते हैं, यूरेमिया। पहला बीमारी क्या है हमारा, यूरेनिमिया। यूरेमिया। क्या क्यों हो गया, क्योंकि यूरिया जो है वो बॉडी में इकट्ठा होने लगा। फिर क्या है, विच इज वेरी हार्मफुल, एंड इसकी वजह से क्या हो जाता है, किडनी फेलियर हो सकता है। इन सच पेशेंट्स यूरिया कैन बी रिमूव्ड बाय अ प्रोसेस ऑफ हीमोडायलिसिस, ठीक है। किडनी ट्रांसप्लांटेशन, ये तो सबने ही सुना होगा, ठीक है, इज मेथड इन द करेक्शन ऑफ एक्यूट रीनल फेलियर्स। किडनी फेलियर के टाइम पे, किडनी फेलियर क्या दूसरी बीमारी हो गई आपकी, जो इसका ही यूरेमिया का ही रिजल्ट है, और इस टाइम पे आपको क्या है, पहला जो आपने डायग्नोसिस देखा वो है हमारा हीमोडायलिसिस, दूसरा है किडनी का ट्रांसप्लांटेशन, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ जाओ, रीनल कैल्काई, बहुत ही पॉपुलर वाला, भाई मेरा पेट में बहुत दर्द है, पता चला एक्सरे करवाया कि क्या निकला, किडनी में स्टोन हो गया भाई, ठीक है। स्टोन और इनसॉल्युबल मास ऑफ क्रिस्टलाइज सॉल्ट, ये वही होते हैं जो इतने भी अभी आपने वो आयंस मैम पथरी भी कहते हैं इसे। बिल्कुल सही जी, ठीक है, पथरी भी कहते हैं इसे। तो वो अगर आपके उसमें फॉर्म हो जाते हैं तो उसे हम रीनल कैल्कुलाई कहते हैं, जिसका क्या, डिपेंडिंग अपॉन द साइज, इस पे डिपेंडिंग अपॉन द साइज क्या है, डायग्नोज है और ट्रीटमेंट है, ठीक है। यूजुअली कहते हैं कि जब 8 से 10 mm से ऊपर हो जाए तो आपको ऑपरेट करवाना पड़ता है, ठीक है। उससे पहले तक वाले क्या, बहुत सारे क्या बोलते हैं घरेलू वाले नुस्खे भी हैं, एंड बहुत सारे केमिकल्स भी हैं जिससे उसको हम एक्सक्रीट आउट कर सकते हैं। एंड दिस प्रोसेस इज आल्सो वेरी पेनफुल, जिनको वो होता है ना, जो थोड़े से वो लोग जैसे हम जैसे लोग जिनको सुई से और ऑपरेशन से डर लगता है, तो उनके केस में डॉक्टर उनको क्या करता है, दवाइयां देता है बहुत ही हाईली डोज वाली, जिससे क्या वो यूरिन के रास्ते ही निकलेगी। फिर क्या है हमारा ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, क्या है, इन्फ्लेमेशन ऑफ ग्लोमेरुलाई ऑफ किडनी, बहुत अच्छे से पता है आपको ये कौन सी जगह है, ठीक है। अच्छा, ये मैंने ना कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन आप लोग के लिए लिखी हैं, प्लीज वो बच्चे जो कि ओवरडोज झेल सकते हैं, ठीक है, वो इस डोज को ले लेना। मैंने क्या आपको ना कैपिलरीज के थोड़े से टाइप बताए हैं, कंटिन्यूअस कैपिलरीज क्या होती है, फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज क्या, सिनोसाइड, क्योंकि ना आपके किसमें आ चुकी हैं, मैंने ये वर्ड थे PYQs में जब देखे थे ना नीट के, तब मुझे लगा कि एक छोटा सा वो बना देती हूँ सो दैट बच्चों को पता रहेगा कि एग्जैक्टली है क्या। मैम ये कैपिलरीज के बीच में गैप होती है, उससे इंट्रासेलुलर कंटिन्यूअस होती है, एक में गैप होती है, और एक में तो सिनोसाइड्स मतलब तो जैसे कहते हैं ना पूरी तरीके से खाली होती है, बस एक छोटा सा झिल्ली जैसी लगी होती है। दूसरा ये रहा, ठीक है, ये कुछ क्या है उन बच्चों के लिए अगेन जिनको एग्जाम में कुछ भी लिखने का मन नहीं होता है, ठीक है, फिर वो बड़े उससे अपने नंबर भी मुझे बताते हैं कि मैम मेरे इतने मार्क्स आए, तो मुझे बिल्कुल खुशी नहीं होती उनके मार्क्स सुन के, बट येस देयर आर स्टूडेंट्स, पता नहीं वो क्यों इस चीज को बताते हैं, आई डोंट लाइक दैट, ठीक है। क्या है, नेफ्रॉन हमारे 2 चीजों से बनके बने, स्मॉल फिजन कॉर्पिकल्स एंड ट्यूब्यूल्स। कॉर्पिकल्स जब हम पढ़ते हैं तो 2 पार्ट्स पढ़ चुके हैं हम ये बात, और ट्यूब्यूल जब हम लोग बोलते हैं तो हमारे 3 ट्यूब्स, ठीक है जी, और ये भी आपको पता है। और इतना भी लिखने का मन नहीं है ना, तो इसमें छोटा सा लिखा हुआ है ना नीचे, हाँ PCT DCT तो लिख ही सकते हो, और थोड़ा सा और अगर एडिशनल करने का मन है तो इसको भी डिवाइड कर देना असेंडिंग में और डिसेंडिंग में, इतना तो कर ही सकते हो एटलीस्ट, ठीक है। और फिर ये रहा एक कॉर्टिकल नेफ्रॉन और जक्सर, ये ऑल्दो मैं आपको करवा चुकी हूँ, बट मुझे लगा कि आपको शायद डिफरेंसेस पूरे अच्छे से ना मिल पाए, तो ये रहा आपके डिफरेंसेस उसके लिए भी, ठीक है। एक बहुत बार एग्जाम में आपके ऑर्निथिन साइकिल भी पूछी गई थी, इसी से रिलेटेड वाली है, इसीलिए मैंने इसको लेके आई हूँ कि अमोनिया जो है जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड करता है तो वाटर को रिलीज करता है और क्या फॉर्म करता है, सिट्रुलिन। यहाँ पे जब अमोनिया एंटर करती है फिर से और वाटर फिर से रिलीज होता है तो ये बनाता है आर्जिनिन। फिर जब वाटर ऐड होता है तो ये क्या फॉर्म करता है, यहाँ से यूरिया निकल जाती है
और ऑर्निथिन थोड़ा सा हायर लेवल वाला है, बट ठीक है, जिन बच्चों को थोड़ा सा हाई लेवल का पढ़ने का मन होता है एंड ऑल, वो इसको देख सकते हैं। चलिए जी, फॉर यू एंड एवरीवन हमारा आज ये चैप्टर जो है समाप्त होता है। मैम नेक्स्ट चैप्टर, अब नेक्स्ट चैप्टर आपका रेगुलर क्लास चलेगा, मतलब जो हमारा लोकोमोशन एंड मूवमेंट। हाँ जी, लोकोमोशन एंड मूवमेंट। एंड जो मैंने आपके लिए क्लास सोची हुई है उसके लिए मैंने सोचा है न्यूरल वाला चैप्टर, संडे वाला। मैम न्यूरल में जो ईयर का वो टॉपिक जो है मैम वो ज्यादा हैवी है। ज्यादा हैवी है निगम जी, कोई नहीं, उसको थोड़ा देखते हैं, लाइट बनाते हैं। मैम इसमें मैम 2 बार करना पड़ेगा फिर ईयर का, क्योंकि मैम याद भी रखना होगा ना। नहीं वही नहीं तो निगम, मैंने ये थोड़ा ना कहा कि मैं एक ही संडे क्लास लूंगी और पूरा चैप्टर निपटा दूंगी, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। लोकोमोशन आपका इस हफ्ते में खत्म हो जाएगा एनी हाउ, भले ही मुझे आपकी जो सैटरडे वाली क्लास है ना किसी भी तरीके से करके क्लास आपकी कंडक्ट करवानी पड़े, बट मैं आपकी वो क्लास मैम इवनिंग में मैम सैटरडे को आप मॉर्निंग में क्लास ले लेना। नो मैम इवनिंग में। मनीषा पता है ये सब हमारे हाथ में नहीं है, पता है ये सारी चीजें हम लोग, मैंने आज जो हमारी टीम लीड है उनको बोली, तो टीम लीड कह रही कि जैसे आप कुछ नहीं कर सकते ना, वैसे ही शी ऑल्सो कांट डू एनीथिंग।